बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर फैसल शफीक भट्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, ये मेरा 18वां ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले हम 17 ऑनलाइन लेक्चर्स कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट था उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था और उसका पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया था। स्टूडेंट, इस लेक्चर में जो कि हमारा 18वां लेक्चर है, इसमें हम SRS डॉक्यूमेंट का जो रिमेनिंग टेम्पलेट के जो कंटेंट्स रह गए हैं, जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही ये हमारा SRS का टेम्पलेट का ये लेक्चर भी और ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब आप अपना 7वें सेमेस्टर में रजिस्टर करेंगे तो उस सेमेस्टर में जब आप प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के बाद जो आपको चीज़ यूनिवर्सिटी को सबमिट करवानी होगी, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने सबमिट करानी होगी 7वें सेमेस्टर के आखिर में, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का यही टेम्पलेट है। तो इसलिए आपको ये मैंने ज़रूरी समझा कि छठे सेमेस्टर में ही ये करवा दिया जाए, ताकि 7वें सेमेस्टर में जब आप इस अपने FIP की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें जो आपने पहला डिलीवरेबल देना होगा उसमें आपको इंशाल्लाह ताला काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमने कल के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो बेसिकली हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमने क्या कवर करनी है, उसके क्या क्या सब सेक्शंस हैं। फिर डिस्क्रिप्शंस का जो चैप्टर था, जनरल डिस्क्रिप्शंस, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सब सेक्शंस लिखते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। फिर जो थर्ड चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, उसको हमने डिस्कस किया था और हमने इसको देखा था कि हमें हर रिक्वायरमेंट के साथ ये तमाम की तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकलिटी, टेक्निकल इश्यूज, कॉस्ट, रिस्क और डिपेंडेंसीज विद अदर रिक्वायरमेंट्स, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हमें हर रिक्वायरमेंट के साथ देनी हैं, जो कि हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हवाले से भी हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस पहले ही कर चुके हुए हैं। तो स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर है, इसमें जो आज हमारा जो हमने जो पहली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करना है। ऑब्वियसली आप तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि व्हाट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली आपके मॉकअप्स हैं या आपके पास वो जो कस्टमर के मुताबिक जो आउटपुट आपने उसको बना के देनी है, वो आपके पास इंटरफेसेस हैं और उन इंटरफेसेस को आपने यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, अब चूँकि यहाँ पे जो अभी आप इंटरफेसेस या मॉकअप्स डिज़ाइन करते हैं, लाजमी नहीं है कि जब फाइनल प्रोजेक्ट की आउटपुट आए तो बिल्कुल वैसे ही जो अभी आप मॉकअप्स बना रहे होंगे, इंटरफेसेस बना रहे होंगे, वैसे ही हो। थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस आ सकती हैं उन मॉकअप्स में, उन इंटरफेसेस में, लेकिन यहाँ पे कम से कम हमें कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उनके इंटरफेसेस कैसे बनने हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इंटरफेसेस बना के कस्टमर से फाइनलाइज करवाने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ द सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट्स विद द अदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और यूजर्स फॉर इनपुट और आउटपुट। एग्जांपल्स ऑफ सच इंटरफेसेस इंक्लूड लाइब्रेरी रूटीन्स, टोकन स्ट्रीम्स, शेयर्ड मेमोरी, डाटा स्ट्रीम्स एंड सो फोर्थ। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है 4.1 में आप देखें कि यूजर इंटरफेसेस डिस्क्राइब हाउ दिस प्रोडक्ट इंटरफेसेस विद द यूजर। यूजर इस प्रोडक्ट के साथ इस जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं कैसे इंटरफेस करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो यहाँ पे चीज़ है वो इंटरफेसेस होंगी। तो डेफिनेटली इंटरफेसेस बनाते हुए आपको यूज़र फ्रेंडलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर हम 4.11 GUI की बात करें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हवाले से, डिस्क्राइब द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इफ़ प्रेजेंट। ऑब्वियसली इफ़ प्रेजेंट का मतलब यह है कि अगर मौजूद हो, लेकिन नॉर्मली आप देखते हैं कि तमाम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस मौजूद हैं। अगर वो कमांड लाइन इंटरफेस अगर आपने बनाना है तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आपने GUI बनाने हैं तो इन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडलीनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड बेसिकली दिस सेक्शन शुड इंक्लूड अ सेट ऑफ स्क्रीन डम्प्स और मॉकअप्स टू इलस्ट्रेट यूज़र इंटरफेसेस फीचर्स। जो पॉसिबल इंटरफेसेस हो सकते हैं वो आप यहाँ पे बनाने की
कोशिश करें, या फिर CLI डिस्क्राइब द कमांड लाइन इंटरफेसेस इफ़ प्रेजेंट। अगर आपके GUI नहीं है तो फिर CLI है, तो फिर आप कोशिश करें कि जितने कमांड लाइन इंटरफेसेस आप डेवलप करना चाहते हैं, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे है, वो आप बनाएं। फिर APIs डिस्क्राइब द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस इफ़ प्रेजेंट। जितने भी APIs हैं उनके बारे में जिक्र करें, इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं कि फॉर ईच पब्लिक इंटरफेस फंक्शन द नेम, आर्गूमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज़, इसके बाद examples of invocations and interactions with the other functions should be provided। अगर APIs मौजूद हैं तो फिर आपको ये चीज़ें भी प्रोवाइड करनी होंगी। तो स्टूडेंट 4.14 डायग्नोस्टिक और ROM की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका काफ़ी हद तक काम इंटरफेसेस के हवाले से हो जाता है। अगर आप GUI बना रहे हैं तो फिर डेफिनेटली CLI नहीं होगा, और अगर आप CLI बना रहे हैं तो फिर GUI आपका नहीं होगा। तो जिस तरह की भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उस हवाले से आपने जितने पॉसिबल यूज़र इंटरफेसेस हो सकते हैं वो आपने बनाने हैं, ताकि कस्टमर को अंदाज़ा हो कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे बनने जा रहा है। फिर स्टूडेंट्स हम ज़रा बात करते हैं हार्डवेयर इंटरफेसेस के हवाले से। हो सकता है कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है किसी हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे आपने हार्डवेयर इंटरफेसेस के हवाले से भी बात करनी है कि डिस्क्राइब इंटरफेसेस टू द हार्डवेयर डिवाइसेस, कि आपका ये सॉफ्टवेयर किन किन हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करके बनेगा, उन हार्डवेयर इंटरफेसेस का आपने जिक्र करना है। फिर कम्युनिकेशन इंटरफेसेस के बारे में आप बताएंगे, डिस्क्राइब नेटवर्क इंटरफेसेस, कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है किन किन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस या नेटवर्क की किन किन चीज़ों से इंटरेक्ट करके रन होगा, उन तमाम चीज़ों का आप जिक्र करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, डिस्क्राइब एनी रिमेनिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेस नॉट इंक्लूडेड अबव। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आप तमाम चीज़ें डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह भी गई है या आपका ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह ये आपका जो इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स वाला चैप्टर है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ये पहले भी चीज़ बता चुका हूँ, दोबारा अभी बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें किसी एक प्रोजेक्ट में मौजूद भी हों, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टेम्पलेट है, और ज़रूरी नहीं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हों उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको मिल भी रही हों। तो इनमें से होता ये है कि जो चीज़ें आपके काम की हैं, जो चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं, अगर वो हो सकता है कि आप हार्डवेयर इंटरफेस यूज़ ही ना कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन इंटरफेस यूज़ ही ना कर रहे हो सकता है कि आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर ही ना रही हों। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप तमाम की तमाम चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में डालें। सिर्फ आप इस टेम्पलेट में से वो चीज़ लेंगे जो आपके काम की है और जिसको आपकी सॉफ्टवेयर को ज़रूरत पड़ रही है, और उन चीज़ों को आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हैं परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। परफॉर्मेंस के हवाले से हम जो तीसरा चैप्टर डिस्कस डिटेल में कर चुके हुए हैं, यहाँ पे देखें ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, उसमें हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को पहले ही लिख चुके हुए हैं, तो इसलिए हमें ये करने की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स की बजाय आप एक जनरल चैप्टर बनाएं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट्स का, और उस कंस्ट्रेंट के चैप्टर के अंदर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स की कंस्ट्रेंट्स हैं वो उसमें डालने की कोशिश करें। बेसिकली कंस्ट्रेंट से मुराद हमारी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है जो हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हिंड्रेंस के तौर पे सामने आ रही होती है। किसी किस्म की रिक्वायरमेंट को अचीव करने में जो हिंड्रेंस आ सकती है वो आप यहाँ पे लिखें। डिज़ाइन बनाते हुए आपको जो हिंड्रेंस आ रही हैं, ये जो कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। किसी कोड के ऑब्जेक्टिव्स को या कोड लिखते हुए या किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हुए या किसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए कोड के हवाले से जो कंस्ट्रेंट्स आ सकती हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट सिर्फ डिज़ाइन कंस्ट्रेंट का चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि जनरल आप कंस्ट्रेंट का एक चैप्टर बनाएं और उसमें आपके पास रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं, डिज़ाइन के हवाले से जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं, कोड के हवाले से जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं, या किसी और भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के किसी भी हवाले से आपको कोई कंस्ट्रेंट आ रही है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। बहुत डिटेल में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको कस्टमर एक्सप्लिसिटली तो हमें बताता नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक अच्छे प्रोफेशनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर में या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स इसमें डाली जाएंगी। एक अच्छे सॉफ्टवेयर से, अच्छे प्रोफेशनल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर में वो
वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं, वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक्सप्लिसिटली आपको कस्टमर ने बताई नहीं होती। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको ये देखना होगा इसके स्टूडेंट्स इनमें से कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर में आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एज नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के तौर पे शामिल की जा सकती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात अपने जहन में रखनी होगी कि इनमें से जो आप देख रहे हैं कि ये नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स 8-10 लिखी हुई हैं, 10 लिखी हुई हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट या नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, इनमें से आपको कोई भी रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर एक्सप्लिसिटली बता दे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो फिर ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा बन सकती हैं। तो बहरहाल इसलिए किसी चीज़ को हार्ड कोड करना किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि इनमें से जो भी आप समझते हैं कि मेरे पास ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर ने नहीं बताया हुआ, वो इनमें से आप लेके उनको एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी, अगर आपने किसी किस्म की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, अगर कस्टमर ने बताया है तो वो आपकी फंक्शनल बन जाएगी। अगर कस्टमर ने आपको सिक्योरिटी के हवाले से कोई चीज़ नहीं बताई तो फिर वो उसे आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे कोशिश करेंगे कि अपने सॉफ्टवेयर में बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि कोई भी इंट्रूडर या इस तरह के जो भी मसले मसाइल हो सकते हैं वो ना हो। बाइनरी कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सर्विसेबिलिटी, ये तमाम की तमाम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम पहले ही ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर प्लानिंग का जब चैप्टर हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बड़ा एक्सप्लिसिटली मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पहले ही। तो अब चूँकि आपने इन चीज़ों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डालना है, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आपने पेश करना है, तो आप देख लें कि इनमें से जो भी आप समझते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे कोई भी चीज़ फिट होती है तो इसमें से आप लेके अपने उस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के पोर्शन में डाल सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, जो अगला चैप्टर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने जो काम करना है वो सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप डिफ़ाइन कर दें कि आपके पास कौन कौन सी क्लासेस प्रोजेक्ट के अंदर बनेंगी। मे भी कोई एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट क्लास है या सुपर क्लास है या सब क्लास है। जितनी भी क्लासेस आपने बनानी है सबसे पहले तो उनका जिक्र करें। फिर जितने एट्रीब्यूट्स बनने हैं, जितने ऑपरेशंस बनने हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होनी है, इनहेरिटेंस होनी है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ये सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में डिफ़ाइन करें। और ये डिफ़ाइन करते साथ ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशनल सिनेरियोज की। बेसिकली ऑपरेशनल सिनेरियोज में देखें, जब हम क्लासेस डिफाइन कर चुके हैं, क्लासेस का इंट्रोडक्शन डिफाइन कर चुके हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट मेथड्स डिफाइन कर चुके हुए हैं, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह डिफाइन कर चुके हैं, तो अगला जो हमारा काम बनता है वो ये है कि हम ऑपरेशनल सिनेरियोज डिफाइन करें। और इस ऑपरेशनल सिनेरियोज में हमने क्या करना है, इस ऑपरेशनल सिनेरियोज में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सबसे पहले हमने एक्टर्स को डिफाइन करना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में कितने एक्टर्स आ सकते हैं। फिर हमने डिफाइन करना है यूज़ केसेस, कितने इस प्रोजेक्ट में यूज़ केसेस हम डेवलप कर सकते हैं। फिर कितनी सीक्वेंस डायग्राम बन सकते हैं। फिर आपने एक्टर्स डिफाइन कर दिए, यूज़ केसेस डिफाइन कर दिए, सीक्वेंस डायग्राम्स को डिफाइन कर दिया। फिर आखिर में आप कोशिश करें कि एक क्लास डायग्राम बना दी जाए और उस वहाँ पे क्लास डायग्राम में डिफरेंट क्लासेस का जो इंटरेक्शन आपस में है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाए। तो स्टूडेंट इस हवाले से जो आप चीज़ें हैं, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कोर्सेज हैं वो पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं, पहले आप पढ़ चुके हुए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कम्प्लीटली आप डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपने ये क्लासेस बनाना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, सब क्लासेस क्या होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी हुई है, उसमें आप बहुत डिटेल में आई थिंक एक्टर्स कैसे बनते हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए यूज़ केसेस कैसे बनते हैं, सिनेरियोज डायग्राम कैसे बनती हैं, सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनती हैं, फिर क्लास डायग्राम्स कैसे बनती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ पे आपने उन तमाम चीज़ों को, ऑपरेशनल सिनेरियोज को यहाँ पे अब पेश करना है, बनाना है अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हवाले से। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आप डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ चुके हुए हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी स्केड्यूल
की, तो स्टूडेंट प्रिलिमिनरी स्केड्यूल बिल्कुल आप बना सकते हैं। मैंने आपको देखें गैंट चार्ट बनाना सिखा दिया है। मैंने आपको देखें ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पर्ट और गैंट चार्ट। आप अगर गैंट चार्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उससे स्केड्यूल बना लें। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का काम करना चाहते हैं तो आप पर्ट की मदद से प्रिलिमिनरी स्केड्यूल अपना बना सकते हैं। फिर बजट के हवाले से मैंने पहले भी कल के लेक्चर में भी बात की थी कि क्योंकि आप लोगों का बजट के साथ कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपके ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें ज़्यादा बजट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें कोई फाइनेंसिंग हो रही है और उसमें कोई बजट इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर उसमें आप अपना बजट और इस तरह की कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास कोकोमो 1, कोकोमो 2, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल 1, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल 2 के मॉडल्स मौजूद हैं। इनको यूज़ करते हुए आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट ये अपेंडिक्स वगैरह है, इसमें कोई भी एक्रोनम्स, एब्रीवेशंस और डेफिनेशंस रेफरेंसिंग वगैरह अगर आपने प्रोजेक्ट के आखिर में अगर आप किसी ऐड करना चाहते हैं कि कहीं से आपने कोई हेल्प ली है या एब्रीवेशंस हैं उनका फुल नेम, एक्रोनिम्स उनका फुल नेम, किसी चीज़ की डेफिनेशन या कोई स्पेसिफिक वेब रेफरेंस आपने लिया है या किसी से हेल्प ली है या जो भी आपने है उसको एज रेफरेंस आप IEEE के फॉर्मेट में आप अपने प्रोजेक्ट के आखिर में रेफरेंस अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में रेफरेंस के तौर पे वो डाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स में याद रखिएगा कि आपको जो वो रेफरेंस का जो स्टाइल है वो IEEE का ही फॉलो करना होगा। और इसके हवाले से भी आपको पहले बताया जा चुका होगा डिफरेंट कोर्सेज में कि IEEE के फॉर्मेट को किस तरह फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का टेम्पलेट, और इसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको 2 डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड किया है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टेम्पलेट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रोजेक्ट आप कर रहे हों उसमें वो तमाम की तमाम चीज़ें ही आ रही हों। तो इसमें देखना यह है कि जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको अपने प्रोजेक्ट्स में करनी हैं और जो इससे मैच होती हैं इस टेम्पलेट से, सिर्फ आपने वो चीज़ों को पिकअप करना है और हर चीज़ इसमें से पिकअप नहीं करनी। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस टाइम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।